नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस बार सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हम जीएस पेपर 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य की स्वायत्तता के पक्ष में टिप्पणी करना है। मतलब यहाँ प्रश्न को दो डायमेंशन में पूछा गया है। एक तो जो राष्ट्रीय दल है वो चाहते हैं कि जो है वो जो सत्ता है वो मतलब जो अधिकार है वो केंद्र के पास ज़्यादा रहें, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो ये चाहते हैं कि जो शक्तियाँ हैं, जो हमारी स्वायत्तता है वो बरकरार रहे और शक्तियाँ हमारे में भी निहित रहें। मतलब जो ये शक्ति पाए हैं वो इनकी स्वायत्तता बनी रहे। तो इसी के तहत प्रश्न, और ये 12 अंकों का प्रश्न है। तो आप भी जब मुख्य परीक्षा में जाइएगा तो सबसे पहले अपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी जो है आपको उत्तर का फॉर्मेट कैसे करना है, किस अरेंज में करना है, तभी आप कर पाएंगे। अगर प्रश्न ध्यान में नहीं रहेगा तो आपका पूरा उत्तर बिखरने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी, और अगर नहीं भी बिखरे तो टू द पॉइंट तो नहीं ही रहेंगी, जान लीजिए। ये कुछ सूचनाएं हैं। मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे हमारे द्वारा डेली प्रत्येक पेपर से जो है देखिए इस तरीके से प्रश्न कराए जाते हैं। तो इस समय जो है आप ज़रूर चैनल पे रहें, क्योंकि होता क्या है कि इस समय यदि आप बने रहेंगे तो आप यहाँ न केवल एक प्रश्न का जो है मॉडल उत्तर आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपका एक प्रश्न यहाँ तैयार भी हो जाएगा, और आंसर राइटिंग करने का सही अप्रोच क्या है वो भी सीख पाएंगे। और सैटरडे को जो है वो वीकली करंट अफेयर्स की हमारी क्लास होती है, जो मॉर्निंग में 9 बजे होती है। तो आप लोग इसे भी देखते रहें। चलिए प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य की स्वायत्तता के पक्ष में टिप्पणी करें। तो सबसे पहले चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो एक छोटी सी भूमिका लिखिए, और भूमिका जो है आपकी ज़्यादा अंकों शब्दों में नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 से 20 या 25 शब्द। तो भारत के शासन की संघीय संरचना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता का एक नाजुक जो है वो संतुलन होता है। यह संतुलन अक्सर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं से जो है वो प्रभावित भी होता है। राष्ट्रीय दल जहां केंद्रीकरण के पक्षधर होते हैं, वहीं क्षेत्रीय दल राज्य की स्वायत्तता की जो है वो वकालत करते हैं। तो देखिए आप इतने में जो है थोड़ा सा क्षेत्रीय दल और राज्य स्तरीय दल हैं या जो केंद्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं कि इनके बीच कैसा संतुलन होता है, और कैसे ये अपने अधिकारों को लेकर के इनकी जहां एक तरफ ये स्वायत्तता की मांग करते तो दूसरा जो है केंद्रीकरण की मांग करता है। थोड़ा सा इसका परिचय दिया आपने। फिर राष्ट्रीय दलों द्वारा केंद्रीकरण का पक्ष लेने का कारण क्या है, यही आपको बताना है कि भाई क्यों ये केंद्रीकरण का पक्ष लेते हैं और राज्य जो है वो स्वायत्तता चाहती हैं। तो आप कारण बताइए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ नीति कार्यान्वयन में स्थिरता, एक रूपता एवं संसाधनों के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत केंद्र चाहते हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये ऐसे दल हैं कि इनका जो जनाधार है लगभग पूरे भारत में है। तो इनको जो है जो भी नीतियाँ बनानी होंगी, जो भी प्लान करना होगा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक स्टेट में या स्टेट में भी कोई एक क्षेत्र विशेष या भाषा से संबंधित, धर्म से संबंधित लोगों के लिए काम करेंगे। इनको तो पूरा इनका तो वोट बैंक पूरा भारत है, इनको उनको आधार बना के चीज़ें करनी है। तो इनके द्वारा ये प्रयास होगा कि अगर केंद्र मजबूत होगा तो हम चूंकि केंद्रीय पार्टी हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो हम बहुत सुचारू तरीके से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जो इनका तर्क है। तो इसलिए केंद्रीकरण के पक्ष में होते हैं, जो पहला पॉइंट है। फिर राष्ट्रीय दलों का लक्ष्य पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना है, अतः वह इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए केंद्र के पास अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां होने का जो है वो पक्ष लेते हैं।
जैसे केंद्रीय वित्त आयोग। देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्यपाल का केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना, तो ये सारी चीजें देखा जाए तो केंद्र सरकार पे जो है वो अंकुश भी मतलब लगता है कि आप इस तरीके से क्यों पार्शियलिटी करते हैं, कि मतलब ये संस्थाएं जो है वो राज्यों की स्वायत्ता का अतिक्रमण करती हैं। मतलब अगर गवर्नर की तो ये स्थिति है कि यहाँ इस समय सुप्रीम कोर्ट को जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, चाहे वो तमिलनाडु का मैटर हो, चाहे केरला का मैटर हो, या फिर दिल्ली में तो आप सब देख ही रहे होंगे कि जब तक केजरीवाल यहाँ थे उनके नाक में दम किए हुए थे, या वेस्ट बंगाल में जो अभी हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, ये एक समय वहाँ गवर्नर हुआ करते थे, और जब एक गवर्नर थे तो ममता दीदी की नाक में एकदम मतलब चरस ही बोए रहते थे, दम किए रहते थे, और इतना दम किए कि भाजपा जो है इनको इतना बड़ा पारिश्रमिक दी उसी चीज़ के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेहतरीन, देखिए चुनी हुई सरकारें हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना ये गवर्नर का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन क्या करें, गवर्नर की भी अपनी सीमा होती है कि इनको जो है इनकी निष्ठा जो है वो अपने आका को खुश करने की होती है, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो पहली बात तो आपका कार्यकाल सुनिश्चित रहेगा, आप बने रहेंगे, और उसके बाद भी आप उपराष्ट्रपति या और कुछ बन सकते हैं, जैसे इनके द्वारा इनके लिए हुआ धनखड़ जी के लिए। तो ये चीज़ें हैं। फिर चूंकि केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना होता है, अतः ऐसी स्थिति में मजबूत केंद्र की जो है वो वकालत करती हैं। क्योंकि यहाँ तो खैर एक चीज़ सही है कि होता क्या है कि जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं वही केंद्र की सत्ता में होते हैं, और वही जो है भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कभी कभी होता क्या है कि किसी राज्य को लेकर के कोई समझौता होना है, जैसे अभी बांग्लादेश में जो तिस्ता नदी के जो जल बंटवारे को लेकर के जो समस्या थी बांग्लादेश और हमारे बंगाल के बीच में, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार का कुछ मोटिव था, लेकिन वहाँ की जो राज्य सरकार है वो उसको लिए अड़ग थी कि हम करने ही नहीं देंगे। इसी तरीके से कुछ भूमि की भी अदला बदली की बात थी, तो उसको भी लेकर के, तो यहाँ होता क्या है कि जो सेंट्रल की सरकार है, जो केंद्रीय स्तर की सरकार है, वो थोड़ा सा असहज हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकारों को ये लगता है कि अगर हम केंद्र सरकार की चीज़ों को हूबहू मान लें तो पहली चीज़ तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज़ जिन चीज़ों का हम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय अस्मिता की पहचान को बनाए रखने के लिए, या बहुत सी पार्टियां होती हैं वो जाति धर्म से संबंधित होती हैं, तो अगर अब उनके हितों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा जनाधार चला जाएगा। तो इस तरीके की टकराहट जो है वो होती रहती है। इसी तरीके से आप देखेंगे साउथ में जो तमिलनाडु वाली चीज़ें, तो तमिलनाडु के साथ और श्रीलंका के साथ समस्याएं बनी रहती थी, और वो समस्याएं तो पीछे के वर्षों में बहुत ज़्यादा थी जब लिट्टे जो है वो प्रभावित था। अभी तो खैर उसका अंत हो गया है। तो उस समय क्या है कि तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार का एक दोनों का अलग अलग स्टैंड हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें को बचने के लिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो तर्क देती हैं कि भाई हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो केंद्रीकरण की जो शक्तियां हैं वो अधिक होनी चाहिए, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से क्रियान्वित कर सकें। और ये चीज़ें थोड़ा सा हम भी इस पे एग्री करते हैं, ये चीज़ें जायज़ होती भी हैं। फिर राष्ट्रीय दल वित्तीय नियंत्रण के केंद्रीय पक्ष में होते हैं, जिसमें वार्षिक बजट का नियंत्रण एवं वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से धन का वितरण जो है वो शामिल है। देखिए, जो केंद्रीय होते हैं वो चाहते हैं कि जो है हम फिनांस पे भी जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो, और वो होता भी। अगर आप देखेंगे जो वित्त की स्थिति है तो समृद्धि के मामले में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार बहुत समृद्ध है, मतलब जितने भी टैक्स के बड़े बड़े स्रोत हैं वो केंद्र के पास जाते हैं, राज्यों के पास बहुत सीमित धन होता है, और उसमें भी केंद्र सरकार चाहती है कि हमारी ये चीज़ें और ज़्यादा बनी रहें। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा कि हम अपनी योजनाओं को जो है वो तर्क देते हैं कि उससे जो है पूरे देश में एक रूप तरीके से जो है वो संचालित कर पाएंगे,
और राज्यों को भी जब ज़रूरत होगी तो हम जो है उस पर मदद कर पाएंगे केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से। तो यही इसमें कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी सी सूचना देखिए, अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने का है, चाहे आप पीटी पास किए हों या पीटी फेल किए हों, क्योंकि फाइनली अब अगला पीटी जो है वो अक्टूबर में होना है और अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत समय है। तो प्रयास करिए कि इस बार अगर आपका पीटी रह भी गया है तो निराश मत होइए, इस बार इतना बढ़िया से मेंस तैयार कर लीजिए कि अगला जब पीटी पास हो तो आप फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़ बहुत से बच्चों की इंक्वायरी आ रही है जो ये कह रहे हैं सर हम पीटी तो पास हो गए हैं लेकिन मेंस के पास हमारे पास मैटर नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सर आप हमको केवल पीडीएफ दे दीजिए, हम टेस्ट देने वाले की स्थिति में भी नहीं है, केवल आप हमको अपने जो बुकलेट है उसका पीडीएफ दे दीजिए, हम उसको रट करके जा करके लिख करके आ जाएंगे। सोचिए ऐसी स्थिति में बच्चे हैं, वो भी जो पीटी पास किए। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो क्या मेंस बहुत अच्छा कर पाएंगे इस प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य होती है, बाकी सब गौड़ होता है। यहाँ जो प्रतिस्पर्धा है कि अब आपसे क्या बताएं। तो बहुत बेहतर है कि ठीक है किसी कारणवश आप योग्य थे, कुछ आयोग की भी बदमाशी कह लीजिए, आप नहीं पास कर पाए तो निराश मत होइए, अभी अपने मुख्य परीक्षा को पढ़िए। जो पास किए हैं उनके लिए भी ये बैच लाभदायक है और जो नहीं पास किए हैं उनके लिए तो और ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनके पास अभी बहुत समय है कि वो प्रत्येक पेपर को बहुत बेहतर तरीके से डेली तैयार करते रहें, ताकि जब अगला आप पीटी पास करिए तो फिर अगली बार फाइनल सिलेक्शन वो भी डिप्टी कलेक्टर बनिए। तो इसके तहत यही होगा कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको लिख के दिखाना होगा, आपकी कॉपी चेक होगी और मॉडल आंसर दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क कर लें। इसी तरीके से आप कॉपी या पीडीएफ में भेजेंगे, चेक होगी प्रॉपर वे में, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और उसके बाद जो है मॉडल आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। फिर अगला जो है आकर्षक बजट के माध्यम से वे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा के चुनाव के पहले प्रस्तुत बजट। देखिए जो केंद्रीय पार्टियां हैं वो क्यों चाहती हैं, क्योंकि वही सत्ता में रहती हैं और उनको ये लगता है कि अगर हमारे पास वित्त के स्रोत ज़्यादा रहेंगे, हमारे पास राजस्व की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, तो हम क्या करेंगे कि चुनाव के समय जनता से लोक लुभावन वादे करेंगे और कुछ हद तक उसको पूरा भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी सत्ता बनी रहेगी। और इसका अगर आपको ज्वलंत उदाहरण देखना है तो अभी हाल ही में जो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले जस्ट जो है वो केंद्रीय बजट ही प्रस्तुत हुआ था। और दिल्ली की जो आबादी है इसमें जो मध्य वर्ग है एक बहुत बड़ी भूमिका में है, और इस बार आप सभी जान रहे होंगे कि मध्य वर्ग के लिए कुछ बेहतरीन प्रयास किए गए बजट में, तो उसका सीधा सीधा जो है वो प्रभाव जो है वो मध्य वर्ग पे पड़ा और मध्य वर्ग जो है वो भाजपा की तरफ मूव किए। देखिए और भी कारण थे कि भाई जो महिलाओं को रुपया देने की बात थी कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो है 2100 देंगे, तो मोदी जी ने कहा कि हम 2500 देंगे, तो इन लोगों को लगा कि यार 400 कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा कारण था। फिर और भी तमाम चीज़ें थी, कुछ केजरीवाल जी का स्टेटमेंट भी बैक फायर किया, कई चीज़ें हैं। और दो बहुत सबसे बड़ी चीज़ भाई 12 साल 13 साल से वो सत्ता में थे, तो जब आदमी एक लंबे समय तक सत्ता में रह लेता है तो उसकी कुछ नकारात्मक चीज़ें भी निकल के आती हैं। और शीश महल उनका जो बना था घर और को लेकर के भी काफ़ी प्रचारित किया गया भाजपा के द्वारा। और या तो आप शुरू में ये सब सुविधाएं लेते नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जो शीश महल में रहने गए या बंगला में रहने गए, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री रहते हैं। और हम चाहते भी, हम जो आम जनता वो चाहते भी भाई उस व्यवस्था में वो रहें, क्योंकि वो हमारे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, तो वो एक बेहतर स्थिति में रहेंगे तो ठीक है, वो एक प्रतीक होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद 4-6 साल के बाद सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो जनता मूर्ख नहीं है। इसलिए जनता के सामने आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, जनता आपको वैसे ही स्वीकार करेगी। लेकिन ये जो मुखौटा ओढ़ करके चीज़ें होती हैं वो एक बार दो बार तो आदमी बेवकूफ़ बना लेता है, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फूटती हैं छूटती हैं तो फिर वो काफ़ी नुकसानदायक होती हैं।
चलिए थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा हो गई। अब अगला देखिए, शक्तियों के संकेंद्रण से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वित्तीय लाभ भी होता है। उन्हें कारपोरेट से अधिक राशि जो है वो चंदा के रूप में प्राप्त होती है। भाई जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं केंद्रीय स्तर पे, उनको बहुत ज़्यादा चंदा देती हैं। क्यों चंदा देती हैं? क्योंकि यही राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका कमोवेश सेंट्रल में या बहुत से स्टेट में सत्ता होती है, तो इनके अपने काम होते हैं, अपने इनके स्वार्थ होते हैं, अपने इनके हित होते हैं, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये चंदा भी देती हैं। तो यही कारण है, जैसे बीजेपी को वर्ष 2023-24 में 2244 करोड़ रुपए का केवल जो है वो चंदा मिला था। तो ये आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही मिला था, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा मिला तो मैंने उल्लेख किया, सभी पार्टियां जो है वो चंदा पाती हैं, यहाँ तक कि राज्य स्तरीय पार्टियां भी चंदा पाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन रेशियो में भाजपा इस समय बहुत ज़्यादा चंदा पा रही है, क्योंकि भाजपा की सेंट्रल में भी सरकार है, लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और कई स्टेट में भी इसकी सरकारें हैं। तो अब ये केंद्र की चीज़ें तो हो गई, केंद्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तर्क को तो आपने बता दिया। अब बताइए क्षेत्रीय दलों द्वारा राज्य की स्वायत्ता लेने के पीछे का कारण क्या है, मतलब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए 6 नंबर आपको इस पे मिलेगा। मुख्य परीक्षा में भी आपको यही ध्यान देना है कि प्रश्न के प्रत्येक डायमेंशंस को जो है वो टच करके आना है, और प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि एक डायमेंशंस को आप 1.5 पेज में लिखे और फिर बाद में याद आया करे यार इसका दूसरा भी है, तो उसको 4 लाइन में लिख के आ गए, नहीं नंबर पाएंगे। मतलब इसको लिख के ले लीजिए। तो ये अप्रोच तो बहुत गंदा है। हम बहुत सी कॉपी चेक करते हैं, वहाँ क्या है कि बच्चे एक डायमेंशंस में तो इतना रम जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको जो है दूसरे डायमेंशंस पे भी लिखना है, या 12 अंक पे तो कभी कभी 3-3 डायमेंशंस से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। सबसे पहला राजनीतिक कारण, तो चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों का आधार जो होता है वो छोटा होता है, और वे भाषा, जाति एवं क्षेत्र विशेष से जो है संबंधित मतदाताओं के बीच कार्य करती हैं। अतः ये चाहते हैं कि राज्य जो है वो शक्तिशाली हो, जिससे उनके हितों की पूर्ति हो सके, जैसे एसपी, बीएसपी, आरजेडी, एआईडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि। देखिए ये सब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका जनाधार एक क्षेत्र विशेष तक होता है। फिर इसमें भी ये किसी जाति धर्म से ज़्यादा संबंधित होती हैं। जैसे कौन है वो जो हैदराबाद के हैं, आप लोग बताइए, ओवैसी साहब हैं, तो उनकी पार्टी है, तो वो एक तरीके से अभी उसका आधार जो है वो मुस्लिम वर्ग में ही ज़्यादा है। इसी तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो वो आदिवासियों को लेकर के वो गठित हुई थी पार्टी, तो आदिवासी बेल्ट में उसका आधार बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो यूपी में सपा है, उसको लेकर के कहा जाता है कि वो मुस्लिम और यादव के बीच उसकी पैठ ज़्यादा है। हालांकि हम तो खुद उत्तर प्रदेश से हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी जाति धर्म के लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी आधार बेस तो वो है। इसी तरीके से आरजेडी के साथ बिहार में भी है। तो चूंकि इनको क्या होता है कि अपने क्षेत्र की चीज़ों को उठाना होता है, जो इनके लोग हैं, जो इनके वोटर हैं, उनकी चीज़ों को देखना होता है। तो इसीलिए चाहते हैं कि अगर राज्य जो है वो ज़्यादा स्वायत्त रहेगा, राज्य के पास ज़्यादा संसाधन रहेंगे, तो हम अपनी मांगों को बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं, क्योंकि राज्य पे दबाव बनाना इनके लिए ज़्यादा आसान होता है बनस्पत केंद्र सरकार के। फिर वित्तीय कारण, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा वित्त का हस्तांतरण शर्तों एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ा होता है, जो राज्य सरकारों की स्वायत्ता जो है वो सीमित करता है। क्योंकि केंद्र अगर कुछ पैसा दे भी रही है तो वो बहुत सी शर्तों के साथ देती है, और साथ ही नहीं देती है, उसको मॉनिटर भी करती रहती है कि हमारे सीएजी के माध्यम से कि यदि हमने दिया है तो उसका आपने खर्च कहाँ किया आप बताइए। तो इसीलिए उसको लेकर के सरकारें वैसे भी दबाव में रहती हैं, और उसके बाद कोई योजना चला रही है तो सरकारों पे दबाव डालती है कि आप भी इसमें पार्टनर बनिए, इसमें कंट्रीब्यूट करिए, कि अगर ये हमारी योजना है तो उसमें राज्य सरकारों के साथ दुविधा क्या होती है कि अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट करते, धन तो उनका जा रहा है और नाम किसका हो रहा है, तो केंद्रीय पार्टी का हो रहा है कि ये तो केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये सारी समस्याएं निकल के आती हैं
जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि आप सभी जानते होंगे इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मतलब इसमें जो भूमिका है वो प्रधानमंत्री की, मतलब केंद्र सरकार की पूरी भूमिका है। लाभ किसको मिलेगा? जनता को लगेगा कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, राज्य सरकारों को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो जहां विपक्षी दल की सरकारें हैं तो उनका ये है कि भाई हम मोदी जी को क्रेडिट क्यों दें, तो हम एक अपनी ही योजना ला लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जो राज्य सरकार है वहाँ इस तरीके की योजनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता और इसके पैरेलल जो है वो अपनी योजनाओं को जो है वो चलाते रहते हैं। फिर प्रशासनिक कारण, राष्ट्रीय दलों द्वारा केंद्र की ओर झुके कानून बनाकर समवर्ती सूची का जो है वो दुरुपयोग। आप सभी जानते होंगे कि जो समवर्ती सूची है तो कहने को तो उस पर राज्य भी कानून बना सकती है, केंद्र भी कानून बना सकती है, लेकिन उसमें केंद्र अगर एक ही टॉपिक पे दोनों कानून बनाते हैं तो उसमें केंद्र की जो कानून है उसको वरीयता मिलेगी और राज्य सरकार के कानून जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार करते क्या है कि जो केंद्र के पक्ष में झुके कानून होते हैं और जो समवर्ती सूची के होते हैं उसको अपने पक्ष में बना लेती है। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्य की स्वायत्ता को जो है वो सीमित करने का प्रयास है। फिर जो अगला एक महत्वपूर्ण है कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग आदि केंद्रीय संस्थाओं का जो है वो अनावश्यक दखल है। आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के जो भी सीएम हैं उनकी हालत, अगर वो थोड़ा सा अतीत में भी कभी दाएं बाएं, और चूंकि राजनीतिक पार्टी चलानी होती है तो कुछ हद तक तो भ्रष्टाचार हो ही जाता है और हमाम में सब नंगे हैं, तो जो जिसकी सत्ता आती है तो प्रताड़ित किए जाते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ईडी सीबीआई से ज़्यादा ताकतवर ईडी हो गया है और जो भी क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया हैं वो इस संस्था से त्रस्त हैं और चक्कर लगाते आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है और इसीलिए राज्य कहते हैं कि नहीं हमारी स्वायत्ता अधिक होनी चाहिए क्योंकि हमको सेंट्रल जो है अपने हिसाब से काम नहीं करने देता। और राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिकरण, इसके बारे में तो मैंने पीछे बताया ही पूरा कि कैसे राज्यपाल महोदय जो है वो वाकई में केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं और केंद्रीय जो इनके बॉस होते हैं उनके ही हुक्म का जो है ये पालन करते हैं और पालन करने में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम एक संवैधानिक पद पे हैं और हमारा वाकई में क्या कर्तव्य है। और इसीलिए इस समय देख रहे होंगे कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं सीटी रवि और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा टकराहट है। कुछ दिन पहले बंगाल में थी, जो बोस महोदय थे, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी अपनी आकांक्षाएं एवं जरूरतें हैं। मतलब एक अगर राज्य की जो पार्टियां उसकी अपनी आकांक्षाएं जरूरतें हैं और केंद्र की जो है वो अपनी जरूरतें और आकांक्षाएं, और जो मैंने पीछे बताया है दोनों ही भारत की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का संवैधानिक स्वरूप अर्धसंघीय है। अतः केंद्र का यह कर्तव्य है कि राज्यों के साथ संतुलन जो है वो स्थापित करते हुए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करें। देखिए होता क्या है कि अगर आपके घर में आप जो हैं आप दो भाई हैं, अगर आप बड़े हैं तो फादर का ये कहना होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है छोटे भाई को मेंटेन करते हुए चलने की। तो इसी तरीके से जो केंद्र है वो एक तरीके से जो राज्य हैं उनमें बड़ा भाई कम पिता की तरह है और एक पिता का ये कर्तव्य होता है कि सभी पुत्रों की आकांक्षाओं इच्छाओं का भी जो है वो सम्मान करे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल जो है आप एक प्रश्न का मॉडल आंसर पाए होंगे, साथ ही साथ यहाँ आपको जो है प्रश्न कैसे करना, भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना है, इससे भी जो है आपको हम कुछ सिखा पाए होंगे। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप लोग जो है इससे भी जो है वो जुड़िए। देखिए टेलीग्राम है, सबसे पहले तो
यहाँ इसलिए जुड़िए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका जो PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये 2 चैनल है यूट्यूब के हमारे, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि IAS, दोनों को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और यदि हमारे किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं 7303307507 पे जो है वो संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।